घटिया पिच या घटिया बैटिंग, इंदौर टेस्ट में 9 विकेट से मिली करारी हार, पर इस करारी हार का कौन है असली जिम्मेदार? डिस्कस कर रहे हैं ना, यही तो नहीं, डिस्कस तो कर रहे हैं, पर मेरे को आज बिल्कुल भी मजाक करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से इंदौर टेस्ट में सरेंडर किया 9 विकेट से, 2 दिन 1 सेशन, टोटल तीसरे दिन भी नहीं गया ये मैच। नहीं, सेशन भी पूरा नहीं हुआ। अगर आप इस तरीके से मतलब बिल्कुल ही आज धज्जियां उड़ाने के मूड में आ ही चुके हो तो फिर बोलो ना यार, धज्जियां तो उड़ानी पड़ेंगी। एक सेशन पूरा नहीं हुआ तीसरे दिन का भी, 2.25 दिन भी नहीं कह सकते सर इसे। बिल्कुल, मैं धज्जियां इसलिए भी उड़ानी पड़ेंगी क्योंकि टीम इंडिया की जो बैटिंग है वो किसी भी टेस्ट में क्लिक नहीं कर रही है। अभी तक पहला टेस्ट इंडिया ने जीता, दूसरा टेस्ट इंडिया ने जीता, जिसका बहुत बड़ा श्रेय जो लोअर ऑर्डर बैटिंग है, जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, क्या इन लोगों के ही हाथ में टीम इंडिया की जीत लिखी हुई है क्या भाई? इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, या ये जो टॉप ऑर्डर, जो इतना बड़ा टॉप ऑर्डर है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, अब तो श्रेयस अय्यर स्पिन को सबसे बढ़िया खेलते हैं भाई, ओपनर, अभी तक केएल राहुल के बारे में बात हो रही थी, अब शुभमन गिल आए यहां पर। तो क्या सिर्फ और सिर्फ पिच को ब्लेम करना जरूरी है यहां पर कि पिच ऐसी थी कि भाई कोई भी बैट्समैन नहीं चल पाया, या वाकई में इंडियन बैटिंग के ऊपर भी देखना पड़ेगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है वो आपसे ज्यादा एप्लीकेशन लगा गए यहां पर? सर सिंपल सी बात यह है कि पिच के ऊपर भी ना सवाल अब उठने शुरू हुए हैं, क्योंकि इंडिया मैच हार गया है। बिल्कुल, जब तक ये पिच इस तरीके से ही काम कर रही थी, पहले 2 मैच भी अगर हम देख लेते हैं, और वहां पर जो टॉप ऑर्डर की गलतियां थी वो कोई ना कोई छुपा के चला जा रहा था। बिल्कुल, आप अक्षर पटेल को देख रहे हो, वहां पे 2 हाफ सेंचुरीज आ चुकी हैं, और बाकी जो तीसरा मैच था यहाँ पे दोनों बार नॉट आउट गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप देखते हो कि रवि अश्विन जो है बैट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा बैट से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैट बॉल दोनों से। जडेजा तो दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, तो वहां से वो अक्षर पटेल को तो इतने लंबे स्पेल मिल ही नहीं रहे जितने जडेजा और अश्विन को मिल रहे हैं। तो वरना अक्षर पटेल के पास भी तो आएगा ना कंट्रीब्यूशन, आप किसी और को दे नहीं रहे हो। यहाँ पे शामी भाई या सिराज भाई जब तक थे, या उमेश भाई, अगर तीसरे मैच में भी हम देखें भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया को साफ करने वाला टेल एंडर्स को कोई बंदा था, उमेश यादव था, आप बिल्कुल दे ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पे सारा जो बैटिंग का भी जो दारोमदार है वो हमारे स्पिनर्स के ऊपर ही था। पॉइंट ये था कि शमी भाई आएंगे, छक्के मार देंगे, और उमेश भाई ने मतलब 12 रन दे दिए यार। लेकिन अगर हम इस सीरीज की बात करें तो पिच पर जो बवाल है वो पहले टेस्ट मैच से चल रहा है। हाँ। पहले टेस्ट मैच में जो नागपुर में जो टेस्ट मैच हुआ, वहां पर ऑस्ट्रेलिया की मीडिया ने पिच पर बहुत बड़ा बवाल मचाया, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडियन टीम के सामने घुटने टेक दिए। सेकंड टेस्ट मैच में भी ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी पोजीशन पर था, पर वहां पर एक सेशन ऐसा गया जहां पर विकेट इतने सारे उनके गिर गए कि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उस मैच में वापसी नहीं कर पाया। लेकिन 3 टेस्ट मैच में अगर कुछ चीज सेम थी तो वो एक ये चीज कि भाई जो पिच थी वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स के लिए ज्यादा कंड्यूसिव थी। पहले ही दिन से पिच पर ज्यादा टर्न मिल रही थी, पिच पर बैटिंग करना आसान नहीं था। लेकिन एक और चीज जो कॉमन है वो ये कि रोहित शर्मा का पहले टेस्ट में सेंचुरी को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन जिनके नाम की तूती बोलती है, यहां पर भैया जूती जैसा मारने वाला परफॉर्मेंस किया है यहां पर। नहीं तो अभी वो तो देखो, आप अगर कई साल से आप निकाल के देखोगे, पिछले साल का भी निकाल के देखोगे, तो सिर्फ अभी से नहीं है ये। आप अगर देखने लगोगे काफी टाइम से चल रहा है, और इंडिया के टेस्ट मैचेस जितने भी हो रहे हैं ओवर द टाइम, लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया भाई कहां गए वो टेस्ट मैच जहां पे 400-500 रन बना करते थे। इंडिया में भी हम भी देखते थे कि प्लेयर्स जो है, जो बैट्समैन हमारे टॉप ऑर्डर की जो इतने बड़े नाम बने भी हैं, ये लोग सेंचुरी मारते थे। सेंचुरी देखना भाई यहाँ पर दुबर हो गया है कि बिल्कुल ही दिख ही नहीं रही है। रोहित शर्मा की अगर एक 120 रन की इनिंग्स को छोड़ देते हैं तो कोई हाफ सेंचुरी पहुंच भी नहीं रहा है। बिल्कुल, मतलब कोई वहां तक भी नहीं जा रहा है, और उसके हाफ सेंचुरी हमें जो देखने को मिल रही है वो उनके ऊपर देखने को मिल रही है जो ऑलराउंडर कहला रहे हैं या बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। बिल्कुल, उनके ऊपर सारा का सारा यहां पर जो है, मतलब जितनी भी टीम इंडिया रिलाय कर रही है वो इन्हीं के ऊपर कर रही है। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि बाकी जब फॉरेन कंडीशंस होती हैं तो वहां पर जो पिच है, जो शुरुआत पे में जो पिच में जो जूस होता है, हाँ। वो फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उससे जो टॉप ऑर्डर बैटिंग है वो ओवरऑल, अगर आप पिछले 2-3 साल के सारे स्टैट्स उठा के देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं कह रहा हूं ओपनिंग के लिए कहीं पर भी चीजें ठीक नहीं है। लेकिन यहां पर तो इस पिच में कोई जूस नहीं है यार। जूस को छोड़ दो, गोली मारो। मैं कह रहा हूं बाहर अगर फ्लॉप होती है बैटिंग तो वहां कहते हैं जी वो चिन म्यूजिक आ रहा है, वहां पे बॉल जो है बाउंस बड़ा अच्छा कर रहा है, फास्ट बॉलर्स के लिए है, ये बैटिंग कंडीशंस नहीं है। बिल्कुल। अब यहां पर अगर आप स्पिनर फ्रेंडली बना दे तो मतलब वो भी बैटिंग फ्रेंडली नहीं है। लेकिन ये हमेशा से जो कहते आए हैं कि इंडियन प्लेयर्स जो है बचपन से ऐसी टर्निंग ट्रैक्स पर खेल
रहे होते हैं, और इंटरनेशनल मैचेस के अंदर इस तरीके से होता था कि आपके लिए एक वो टेम्पलेट पिच बनाई जाती थी, जहां पे वो थोड़ा फास्ट बॉलर को मदद करे पहले एक या 2 दिन, उसके बाद थोड़ा बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस बने, उसके बाद थोड़ा मतलब शार्प टर्न जो है वो आपको चौथे या 5वें दिन देखने को मिले। लेकिन डोमेस्टिक में जब आप पिचेस देखते हो वो इस तरीके के नेचर की नहीं होती हैं। वहां पे आपको ये जो पहले दिन का टर्न है ये आपको वहां से आदत डल जानी चाहिए, या डली होती है। लेकिन टीम इंडिया जिस तरीके से बैटिंग कर रही है, और मेरा सवाल दोबारा से वही है कि भाई जो पिच है, अगर वो शुरुआत में पिच के अंदर बहुत जूस है तो भाई फास्ट बॉलर्स के लिए कंड्यूसिव है, शुरुआती जो आपके सलामी बल्लेबाज हैं, ओपनिंग है, टॉप ऑर्डर है, वो जल्दी आउट हो जाता है, तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जब तक आते हैं तब तक पिच थोड़ी सी बेटर हो जाती है बैटिंग के लिए। ये माना जाता है ऐसी पिचेस पर, बाहर की पिचेस पर, कि इस तरीके से मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के लिए बेटर है। लेकिन अगर कोई पिच पहली बॉल से ही टर्न कर रही है तो मिडिल ऑर्डर के लिए तो पिच धीरे धीरे और डिटीरियोरेट होनी चाहिए ना, और खराब होनी चाहिए। ऐसे में जब टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर, या फिर मैं कहूं लोअर मिडिल ऑर्डर परफॉर्म कर सकता है, तो जो ओपनिंग ऑर्डर है उसके पास मुंह छुपाने के लिए अब क्या एक्सक्यूज है? नहीं, तीसरा मैच अगर हम देख भी लेते हैं, तीसरे मैच के अंदर अगर इंडिया को हम देखें, यही स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआत में, वो नई बॉल के साथ कि बाउंस ज्यादा हो रही है, बॉल पे रेवोल्यूशन ज्यादा है, तो वो अपना नॉर्मल टर्न ले रही है। यहां पर क्या हो रहा था, मतलब ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन अगर अपने आप को अप्लाई करके चले गए, बिल्कुल आपके पास भी तो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, सब कुछ है। नहीं, और दोनों इनिंग में, अगर आप दोनों इनिंग में देखो तो पहली इनिंग में उस्मान ख्वाजा ने रन मारे, सेकंड इनिंग में चलिए वो आउट हो गए, लाबुशेन ने दोनों इनिंग में रन बना लिए, ठीक है। ट्रेविस हेड ने इस इनिंग में तो मैच बनने से पहले ही खत्म कर दिया, कि अगर किसी को लग रहा था कि 80 रन का टारगेट बड़ा तगड़ा हो जाएगा तो ट्रेविस हेड ने वो खत्म कर दिया। लेकिन वो लग भी रहा था, क्योंकि पहले 10 रन जो बने थे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 घंटे में बने थे, और उसके बाद जो उन्होंने तबाही मचाई है, उन्होंने शैकल्स तोड़े ना। टीम इंडिया की तरफ से कहां है वो शैकल्स तोड़ने वाले बैट्समैन? टीम इंडिया की तरफ से जहां कोशिश कर रहे थे, रोहित शर्मा कोशिश करने लगे थे, आगे बढ़ के मारने लगे, यानी कि फिर स्टंप हो गए। तो यानी कि एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, मतलब आपके पास सोच तो सही है लेकिन उस सोच को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास बैट्समैन ढंग के नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम मुझे ये भी हो रही थी कि आपके इतने बड़े बैट्समैन, इतने बड़े नाम है, इतने सारे मतलब स्टैट्स अगर आप देखने लगते हो, इतने बड़े बड़े नंबर्स इनके नाम के आगे लगे हुए हैं, अगर आप यहां पे सारे इनके करियर स्टार्ट उठा के देख लेते हो, लेकिन जब ये अप्लाई करने की बारी आती है, बहुत बुरा लगता है देख के कि वो आउटराइटली बीट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है बॉल की लाइन को समझ नहीं पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है फ्रंट फुट की बॉल को बैक फुट पे जाके खेल रहे हैं, फिर आउट हो जा रहे हैं। यहां पर तो सारी की सारी पूरी का पूरा जो आपका टॉप ऑर्डर है वो बैकफायर हो गया स्पिन बॉलिंग के सामने। आपने स्पिन कंड्यूसिव पिच बनाई, वहां पर आपने टॉस भी जीता, आपने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का भी डिसीजन लिया। ऑस्ट्रेलिया के पास नेथन लायन के अलावा जो 2 स्पिनर हैं वो मुश्किल से एक, मतलब दोनों ने यहां पर आकर डेब्यू किया है। तो मतलब इस टेस्ट सीरीज में जिसमें सिर्फ 3 मैच हुए हैं, 2 बिल्कुल डेब्यूटेंट, ये तो बिल्कुल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जैसी सी कहानी लग रही है पिछले वाली, कि जब हम ऑस्ट्रेलिया गए और वहां पर वो रिवर्स हो गया, क्योंकि हमारे जितने भी इतने सारे खिलाड़ी चोटिल हुए कि डेब्यूटेंट्स को हमें मौका देना पड़ा और उनका कोई जवाब नहीं था। यहां पर भी कप्तान वापस चला गया, मैं ये कप्तान नहीं आ रहा। एक चीज और है, मैंने बड़ा प्यारा मीम एक देखा था, हालांकि आप हंसी मजाक के मूड में नहीं हो, लेकिन फिर भी वो उसमें मीम में बना हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को जब भी हम इंडिया बुलाते हैं तो यहाँ पे जितने भी नए स्पिनर्स होते हैं ना, उनको हम यही कह रहे हैं, सड़क से उठा के स्टार बना देंगे। नहीं, बिल्कुल पुणे में इस टाइम पे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नेमेसिस बन चुका है। यहाँ पर आप नेथन लायन को चलो पहले से ही कह रहे हो कि बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप की इनकी स्पिन एक्शन है, बॉलिंग है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करते। टॉड मर्फी, अधेड़ उम्र का हैरी पॉटर, ये आदमी आके यार इतनी विकेट्स ले गया पहले मैच के अंदर ही, मैन ऑफ द मैच बनने वाला है, ये हो रहा है, मतलब कितना ही कुछ इस आदमी के नाम के आगे आपके मतलब ऐसे हो गए जैसे अजंता मेंडिस वापस आ गया, वो भी नई वेरिएशन लेके। नहीं, और वहां के बॉलर्स तो चलो ठीक है, हम अपने बैट्समैन की अगर बात करें तो अभी तक सब लोगों को लग रहा था कि पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ केएल राहुल में। हम लोगों ने भी ट्रोल किया क्योंकि केएल राहुल तो चल ही नहीं रहे। केएल राहुल कि मैं दोबारा से यहां पर आकर केएल राहुल का सपोर्ट करने नहीं बैठा हूं, केएल राहुल की तो फॉर्म खराब है ही। मतलब केएल राहुल ने अपने पूरे करियर में जितने रन बनाए हैं, जिस एवरेज से बनाए हैं, उससे ज्यादा की एवरेज तो रविंद्र जडेजा की है। तो आप समझ लो कि आपका ये जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है ये क्या ही घटिया फॉर्म में होगा। और घटिया फॉर्म क्या यार, एक ओपनर के लिए केएल राहुल ओपनर टोटल 47 मैचेस खेल चुके हैं और 33 का एवरेज। भाई इस एवरेज पर 47 टेस्ट मैच टीम इंडिया में कभी आज तक कोई और खिलाड़ी नहीं खेल कर गया होगा। चोपड़ा जी बुरा मान जाएंगे ऐसे चोपड़ा जी की ऐसी की तैसी। मैं कह रहा हूं कि कोई बुरा माने या भला माने, सच्चाई तो ये है कि ऐसी बैटिंग से यार इससे बढ़िया ज्यादा एवरेज वाले लोग अगर डोमेस्टिक खेल रहे हैं, स्पिन को अच्छा खेलने वाले मयंक अग्रवाल जैसे लोग एक बार आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो कभी उनको याद नहीं किया जाता कि उनको दोबारा से वापस भी बुला लिया जाए। तो मैं कह रहा हूं कि ये जितने भी बड़े नाम है, और सिर्फ
केएल राहुल की बात क्यों करें, विराट कोहली की हम कब बात करेंगे? विराट कोहली के बारे में मेरे ख्याल से एक अलग से हमें वीडियो भी करना चाहिए और उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि उनका जो फॉर्म है वो बाकी फॉर्मेट्स में भले आपको दिख रहा हो कि वापस आ गया है, लेकिन टेस्ट मैचेस में किस तरीके से वो अभी भी डिटीरियोरेट होता जा रहा है। विराट कोहली 2021, 2022, 2023 में कुल मिलाकर 20 मैच खेल चुके हैं, 20 टेस्ट मैच। 2021 में एवरेज 28 का है, 2022 में एवरेज 26 का है और 2023 में एवरेज 22 का है, लगभग 22 का है। तो मतलब इस एवरेज के बाद हमें विराट कोहली के बारे में बात करनी चाहिए। अच्छा हो भला हो कि पुजारा की एक 50 आ गई, नहीं तो पुजारा के बारे में भी बात करनी चाहिए। पुजारा के बारे में बात ज्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि अगर आप पिछले साल के उनके स्टार्ट्स उठा के देखते हो तो आपको यही पता चलेगा कि 23 के अंदर अभी फिलहाल उनकी एक 50 आई है, 22 के अंदर उनका एवरेज जो रहा है वो 45 का रहा है, जो कि एक ठीक ठाक हेल्दी एवरेज है और उसमें उनका 100 आ चुका है, 350 आ चुके हैं। अब भले ये आप बोल लो कि 100 जो है वो बांग्लादेश आया, इधर आया, लेकिन आया, ठीक है। और उसके पहले भी अगर आप देखना शुरू करोगे तो बहुत वो जो खराब था उनका फॉर्म, वो उससे पिछले साल में 28 का एवरेज था, उससे पिछले साल में 20 का एवरेज, बाहर हुए थे, काउंटी में गए थे, अपनी टेक्निक पे काम कर रहा था, वापस आए थे और अभी इतने टेस्टिंग कंडीशंस में। लेकिन अभी तक तो जो कहानी दिखने में आ रही थी वो ये था, पुजारा एनीवे मतलब वो वन डाउन आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं अभी तक जो कहानी थी वो फिर भी ये थी कि भाई कभी कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता था, कभी कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाता था। जब पुजारा आउट ऑफ फॉर्म हुए रहाणे के साथ तो दोनों को हटाकर दो और खिलाड़ियों को लाया गया। लेकिन अब तो रोहित शर्मा जिन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारी, उसके अलावा कोई और टॉप ऑर्डर में नंबर 5 तक कोई भी प्लेयर ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई लंबी इनिंग खेल सकता है। माना यहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं तो स्टीव स्मिथ, लाबुशेन ये आपसे ज्यादा रन कैसे बना पा रहे हैं? मुझे तो कहीं ना कहीं बैटिंग को तो कॉल करना पड़ेगा कि भाई मुझे दुख इस बात का ज्यादा होता है। रोहित शर्मा जब भी खेलते हैं, हम बहुत टाइम से रोहित शर्मा की बैटिंग के बारे में कह रहे थे कि जब भी शुरुआत कर रहे होते हैं, ओपनिंग कर रहे होते हैं, टेंटेटिव लग रहे होते हैं, एक आध मौका जरूर देते हैं सामने वाले को, लेकिन उसके बाद जो है वो फ्लो में आ जाते हैं, अगर टिके रहे तो। बिल्कुल इस बार ऐसा लग ही नहीं रहा, इस बार वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सेट होके खेल रहे हैं। एक फ्री फ्लोइंग उनके शॉट्स नजर आते हैं, ज्यादा टेंटेटिवनेस उनकी बैटिंग में नजर नहीं आती है, उसके बावजूद वो आउट हो जाते हैं। ये सेम कहानी विराट कोहली के साथ हो रही है कि अगर आप दिल्ली की उनकी इनिंग्स उठा के देख लोगे, जहां 44 मारे थे, बहुत फ्लुएंट लग रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भैया आउट हो गए, चाहे जैसे हुए। और अभी भी जहां यहां पे जो इंदौर के अंदर जिस तरीके से आउट हुए हैं, लग रहा था कि हर बॉल पे आउट हो जाएंगे, यहां पे बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो चलिए पता नहीं अब इस फ्लुएंसी का क्या करना है, ये तो आप लोग बताएंगे। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आकर कि तीसरे टेस्ट की जो शर्मनाक हार है, ये जो 2.25 दिन में ये जो घटिया हार टीम इंडिया को 9 विकेट से मिली ऑस्ट्रेलिया से, जिस वजह से अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। ऑस्ट्रेलिया तो फाइनल में पहुंच गई है। आप बताइए कि इस घटिया हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी? क्या घटिया पिच ही इस हार की वजह है या घटिया बैटिंग के बारे में भी बात करनी पड़ेगी कि टीम इंडिया के जो टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो घटिया बैटिंग कर रहे हैं और हर बार आपको अश्विन, जडेजा और अक्षर पटेल नहीं बचा पाएंगे और अगर ये तीन परफॉर्म नहीं कर रहे तो टीम इंडिया इस वजह से हार रही है। आपका क्या है जवाब, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। बाकी WTC फाइनल में कैसे पहुंचेंगे कैसे नहीं पहुंचेंगे इस पर भी एक वीडियो लेकर जल्दी आएंगे क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। इंडिया की प्लेस WTC फाइनल में सिक्योर नहीं हुई है अभी, लेकिन हाँ कुछ भी कह लीजिए, मतलब ज्यादा चांसेस तो चांसेस हैं अभी भी अच्छे चांसेस हैं, लेकिन डिटेल में बताएंगे, पर पूरा फुल डिटेल में इस बारे में बताएंगे और विराट कोहली की फॉर्म के बारे में जिस तरीके से कह रहे थे उस बारे में भी बड़ा वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इंदौर टेस्ट में कमेंट सेक्शन में बताइए इस घटिया हार के लिए कौन है जिम्मेदार, घटिया पिच या घटिया बैटिंग। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं हूं अभिषेक मनचंदा और आप देख रहे हैं अनकट।